हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीना ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं जो सितंबर 2021 का गवर्नमेंट पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो है वो, या तो उसको हम एकम कसौटी का जो पेपर है वो भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड 9 के लिए है और सब्जेक्ट रहेगा हमारा एसएस और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। ओके, सितंबर का पेपर है ये। चलिए, तो उसमें सेक्शन ए है चूज द राइट आंसर हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आंसर रहेगा हमारा वॉरेन हेस्टिंग्स। ओके, तो भारत का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था, कौन बना था? वॉरेन हेस्टिंग्स। सेकंड है वैन वर द ओपियम वॉर्स फाउट बिटवीन इंग्लैंड एंड चाइना। इंग्लैंड और चाइना के बीच में जो ओपियम वॉर हुई थी वो कब फाइट हुई थी? ओके, सो आंसर इस 1839 से लेके 1842। ट्रू फॉल्स लिखना है। एडल्ट सफरेज वॉज चेंज फ्रॉम 18 ईयर्स टू 21 ईयर्स इन द ईयर 1976 इन द 42nd अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये फॉल्स है क्योंकि एडल्ट सफरेज अभी भी 18 ईयर्स का ही है, 21 हुआ ही नहीं है। 1976 में 42nd अमेंडमेंट में जो चेंज हुआ था वो हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी जैसे वर्ड फ्रेसिस को प्रीएम्बल में ऐड किए गए इन 1976 42nd अमेंडमेंट में। ओके, सो हमारा आंसर आएगा फॉल्स। चलिए आगे बढ़ेंगे। फोर्थ है इंडिया रैंक्स डैश इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो आंसर इज 7th। ओके, 7th रैंक है इंडिया का। डैश डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। इंडिया का जो सी रूट है, समुद्री रास्ता है, किसने डिस्कवर किया? तो आंसर इज वास्को द गामा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 है हु वॉन द बैटल ऑफ बक्सर एंड व्हाट वर इट्स इफेक्ट्स। ओके, सो देखिए बैटल ऑफ बक्सर किसने जीती थी और उसकी इफेक्ट्स क्या हुई। तो द बैटल ऑफ बक्सर वॉज फॉट बिटवीन, पहले किसके बीच में लड़ी गई? तो आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी। ओके, आंसर इज ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी थी उनके बीच में, एंड जो यूनाइटेड आर्मी थी, एंड जो यूनाइटेड आर्मीज थी किसकी? मीर कासिम और जो डिपोज्ड नवाब ऑफ बंगाल शुजा-उद-दौला, यानी शुजा-उद-दौला की आर्मी। ओके, जो कौन था? द अवध नवाब ऑफ अवध एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम। ओके, ये तीन की यूनाइटेड आर्मी के बीच में हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, ईस्ट इंडिया कंपनी और यूनाइटेड आर्मी। किन किन की यूनाइटेड आर्मी? मीर कासिम की, और एक शुजा-उद-दौला की आर्मी जो अवध के नवाब थे, और मुगल एम्पायर शाह आलम। ओके, तो कंपनीज आर्मी, यहाँ पे क्या हुआ? कंपनीज आर्मी डिफीटेड यूनाइटेड आर्मी। तो कंपनी की आर्मी जीत गई है क्योंकि उनको हरा दिया यूनाइटेड आर्मी को। एज अ रिजल्ट द कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स। तो इसके कारण जो दीवानी राइट्स मिल गया किसको? ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनको। दीवानी राइट्स का मतलब होता है कि वो अब उनको हक मिल गया कि वो रिवेन्यू कलेक्ट कर सके, द राइट टू कलेक्ट रिवेन्यू फ्रॉम बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। ओके, ओडिशा पहले बोलते थे, अब है ओडिशा। तो यहाँ की जगह का जो उनको दीवानी राइट्स मिल गया। ठीक है, ये उसकी इफेक्ट हुई। चलिए, व्हाट इज सेडान वॉर, बिटवीन होम इट वॉज फाउट एंड व्हाट वाज इट्स रिजल्ट। तो सेडान वॉर क्या थी? तो आपको बता दूं कि जो वॉर फॉट हुई थी 1870 में नियर द टाउन ऑफ सेडान, सेडान के टाउन के नज़दीक, किसके बीच में हुई थी? जर्मनी और फ्रांस के बीच में। उसको सेडान वॉर कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का दोनों का आंसर आ गए। किन के बीच में हुआ था? तो वो लिख दिया कि जर्मनी एंड फ्रांस के बीच में। और रिजल्ट में ये हुआ कि यहाँ पे फ्रांस हार गया। ओके, फ्रांस हार गया। सो बिकॉज ऑफ दिस फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। ओके, यहाँ पे जो फ्रांस हार गया है ये लिखना पड़ेगा इन विच जर्मनी डिफीटेड फ्रांस। ओके, डिफीटेड फ्रांस, एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या हुआ? फ्रांस हैड टू साइन द फ्रैंकफर्ट ट्रीटी। यहाँ पे फ्रांस को फ्रैंकफर्ट ट्रीटी साइन करनी पड़ी, अकॉर्डिंग टू विच फ्रांस को क्या पे करना था? पे अ वॉर फाइन, यानी वॉर का जो फाइन यानी पनिशमेंट के तौर पे एक फाइन पे करना पड़ा। एज वेल एज गिव अवे 2 ऑफ इट्स प्रोविंसेस। उसको 2 प्रोविंसेस अपने दे देने पड़े। कौन से 2 प्रोविंसेस दे दिए? लॉरेन और एल्सेस, ये जर्मनी को दे देने पड़े। ठीक है, ये इसकी इफेक्ट हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन, एनी सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ लॉज डिज़ाइन किया जाता है टू गवर्न अ स्टेट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी एक सिस्टमेटिक कलेक्शन होते हैं, किसके कलेक्शन? लॉज के कलेक्शन, जिसको इसलिए बनाया गया है जिससे हम कोई स्टेट को गवर्न कर सके, चला सके। ओके, या हैंडल कर सके। इट डिफाइंस स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड राइट्स ऑफ द पीपल। वो क्या डिफाइन करता है? वो स्ट्रक्चर बनाता है,
वो फंक्शन भी बताता है, वो पावर डिसाइड करता है जो भी गवर्नमेंट के ऑर्गन्स है उनका, और पीपल के हक को भी वो बताता है। ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फ्रेम बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था, तो हमारे उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बैठी थी, वहाँ पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन बना। अमेंडमेंट किसको बोला था, दोज हु क्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फेल्ट इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड चेंजेस इन सोसाइटी। तो जिन्होंने भी ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनको ये बनाते वक्त ये ध्यान रखा था कि उसको ध्यान में रखते हुए रखा था कि पीपल के एस्पिरेशंस यानी इन फ्यूचर की जो नीड होती है उनको ध्यान में रखते हुए, और सोसाइटी में जो भी आगे जाके बदलाव होने वाले उसको ध्यान में रख के बनाया गया था। तो इसका मतलब यह है कि दे डिड नॉट सी इट एज अ सैक्रेड, स्टैटिक एंड अनअल्टर्ड लॉ। तो वो लॉ जो बनाए वो ऐसे नहीं बनाए कि एकदम सैक्रेड हो गए या स्टैटिक हो गए यानी वो ऐसे ही रहेंगे, या अनअल्टर्ड यानी उसको चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं बनाया। सो दे मेड प्रोविजंस टू इनकॉर्पोरेट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो उसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविजंस है कि ये जो टाइम टू टाइम हम उसमें जो लॉस है उसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इस चेंजेस को ही हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट्स, है ना। दिस चेंजेस आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइट्स आर इंक्लूडिंग राइट टू फ्रीडम। तो ठीक है, राइट टू फ्रीडम ग्रांट्स द फॉलोइंग 6 राइट्स टू द सिटीजन। कौन से होते हैं, सबसे पहला फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन। ओके, थॉट एंड एक्सप्रेशन का फ्रीडम। सेकंड है फ्रीडम ऑफ पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स, यानी हम बिना हथियार के, आर्म्स यानी हथियार, बिना हथियार के पीसफुल क्या कर सकते हैं, गैदरिंग कर सकते हैं, असेंबली कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। ओके, फ्रीडम ऑफ थॉट का मतलब हम जो भी चाहे वो सोच सकते हैं, और जो भी हम विचार रखते हैं उसको हम किसी को बता सकते हैं, हमारे विचार को किसी के सामने रख सकते हैं। ओके, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस यानी हम ग्रुप बना सकते हैं, यस हम बना सकते हैं। फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम मूवमेंट कर सकते हैं कहीं पे भी, थ्रू आउट द कंट्री हम कहीं पे भी जाके हम कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं। फ्रीडम टू रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, हम इंडिया के कोई भी पार्ट में रिसाइड कर सकते हैं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर पहले था, बट अब यहाँ वहाँ पे भी क्या हो गया, हम वहाँ पे भी रिसाइड कर सकते हैं। फ्रीडम टू वोकेशन एंड प्रोफेशन, यानी आप जो भी चाहो वो आप कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, आप जो जिस प्रोफेशन में चाहो उस प्रोफेशन में जा सकते हो। ठीक है, तो ये 6 राइट्स है जो सिटीजन को दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टेक्टोनिक प्लेट्स आर देयर। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे 7 टेक्टोनिक प्लेट्स है, उनके नाम बताने हैं, नेम दैम। तो पहली है पैसिफिक प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट एंड एंटार्क्टिका प्लेट। ठीक है, तो ये 7 प्लेट है, पैसिफिक, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, अफ्रीकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिका। चलिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द बैटल ऑफ प्लासी। तो देखिए बैटल ऑफ प्लासी का शॉर्ट नोट लिखना है हमें। तो बैटल ऑफ प्लासी पहले तो टूक प्लेस बिटवीन किसके बीच में हुआ था, देखिए सिराज उद दौला जो नवाब थे बंगाल के, एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड बिल्ट फोर्ट्रेस अराउंड ट्रेड सेंटर। तो जहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रेड सेंटर हुआ करता था वहाँ उन लोगों ने क्या बनाई, फोर्ट्रेस बनाई। फोर्ट्रेस यानी वहाँ पे किला बनाया और उसकी दीवारें उसको चारों तरफ से बंद करना चालू कर दिया, किलाबंदी चालू कर दी इन कोलकाता। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, कोलकाता में, ऑन द प्रीटेक्स ऑफ सिक्योरिटी रीजन्स। और कारण क्या बताया था कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी के कारण हम क्या कर रहे हैं, फोर्ट्रेस बना रहे हैं। और ये भी जो बनाई वो विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द नवाब, यानी बंगाल के जो नवाब थे सिराज उद दौला, उनके परमिशन के बिना ही उन्होंने ये फोर्ट्रेस बनानी चालू कर दी। दिस फोर्ट्रेस वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द नवाब, और नवाब ने क्या कर दिया, इस फोर्ट्रेस को, इस किले को तोड़ दिया। ओके, डिस्ट्रॉय कर दिया। स्मॉल आर्मी, फिर हुआ क्या, एक स्मॉल आर्मी भेजी गई, जिसका लीडर कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। ये नाम याद रखना, ठीक है। ये जो स्मॉल आर्मी जो कौन लेके आया था, रॉबर्ट क्लाइव के लीडरशिप के अंडर लेके आए बंगाल में। किस लिए लेके आए कि कोलकाता का जो ट्रेड सेंटर उसको प्रोटेक्ट कर सके, इसके कारण। बट अभी यहाँ पे आने से प्रॉब्लम क्या हुई कि जो ब्रिटिशर थे उन्हें रियलाइज़ हुआ कि इट वॉज नॉट ईजी टू डिफीट द नवाब को हराना यहाँ पे ईजी नहीं रहेगा। इसीलिए रॉबर्ट क्लाइव ने क्या सोचा, रिसोर्टेड टू ट्रेचरी एंड मेड अ प्लान टू डिफीट द नवाब। इसीलिए उन्होंने कौन सा रास्ता अपनाया, ट्रेचरी का। ट्रेचरी यानी धोखाधड़ी, चाल चलने का ऐसा सोचा और प्लान बनाया कि नवाब को हराते हैं। तो उन्होंने क्या किया, नवाब्स कमांडर इन चीफ था, जो आर्मी का जो सैनिक, आर्मी का जो मेन लीडर रहता है, कमांडर इन चीफ मीर जाफर, ये नाम याद रखना। और दूसरा जो था सेठ आमीचंद, जो था सेठ आमीचंद, जो एक सेठ था। ओके,
तो इन दोनों को क्या कर दिया, कोएक्स्ट किया गया, यानी उनको बैला फुसला के या लाश रुश्वत दे के उनको क्या कर दिया, नवाब के खिलाफ कर दिया। देखो, वर्क अगेंस्ट द नवाब, इनको क्या कर दिया, नवाब के खिलाफ कर दिया। द ब्रिटिश डिक्लेयर द वॉर। अब तो क्या था, देखिए आर्मी का चीफ ही नवाब के अगेंस्ट हो गया था, और ब्रिटिशर को अब क्या चाहिए था, सिर्फ लड़ाई करनी ही थी और उसके लिए कोई बहाना चाहिए। तो ब्रिटिशर ने डिक्लेयर द वॉर एट द प्लासी में ब्रिटिशर ने वॉर डिक्लेयर कर दी। और उसका कारण क्या पता, देखो, ऑन द प्रीटेक्स्ट दैट द नवाब वॉज अननेसेसरली हैरासिंग द पीपल। कारण ये बताया कि जो नवाब है बंगाल का, सिराजुद्दौला, वो क्या करता है, लोगों को बिना मतलब के अननेसेसरीली परेशान कर रहा है। तो सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ प्लासी, और उससे हुआ क्या, ऑब्वियसली देखिए किसी का जो कमांडर इन चीफ ही सामने की तरफ होगा तो वो हारने ही वाली है। तो सिराजुद्दौला इस बैटल ऑफ प्लासी में हार गया। एज अ रिजल्ट मीर जाफ़र जो था, जिसको पहले से ही डिसाइड किया गया था कि बंगाल का नवाब बनाया गया अगर हम जीत गए, तो वैसा हुआ, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया गया। और कंपनी गॉट द फ्री होल्ड ऑफ 24 परगनास, और कंपनी को 24 प्रांत का क्या मिल गया, फ्री होल्ड मिल गया, यानी उस पर वो हक अब अपना राइट मिल गया उन्हें कि वहाँ जाके वो अपना जो भी काम करना है, टैक्स वसूल करना है, वो सारी चीज़ वो कर सकता था। द फाउंडेशन ऑफ द कंपनीज रूल इन इंडिया वॉज लेड। और यहाँ से एक्चुअली बोल सकते कि ब्रिटिश जो कंपनी थी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ब्रिटिशर लोगों का यहाँ पे जो इंडिया पे जो राज है वो यहाँ पे एक्चुअल स्टार्ट हो गया, वो फाउंडेशन यहीं से होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्ट नोट लिखनी है, राइट टू इक्वालिटी। तो इक्वालिटी इज़ द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। कोई भी डेमोक्रेसी होती है तो उसमें इक्वालिटी तो चाहिए ही चाहिए, यानी सारे हम क्या होते हैं, सब समान होने चाहिए। अब इक्वालिटी में क्या क्या है देखते हैं। द राइट टू इक्वालिटी कन्फर्स ऑफ स्टेटस, यानी स्टेटस में इक्वालिटी, एंड प्रोवाइड्स इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ टू एवरी इंडिविजुअल। तो हर एक इंडिविजुअल के जो भी लॉ होते हैं उनको इक्वली प्रोटेक्ट करता है। इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट इज प्रोवाइडेड टू ऑल without making discriminations on the grounds of religion, race, caste, gender, language and place of birth। तो इक्वालिटी हर सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी का शोषण नहीं किया जाएगा। क्या बोल के कि तुम अलग धर्म के हो, अलग जाति के हो, ओके, अलग कास्ट के हो। रेस का मतलब भी जो एक तरह का जाति ही होता है। जेंडर कि आप मेल हो, फीमेल हो, या आपकी लैंग्वेज अलग है, आपका प्लेस ऑफ बर्थ अलग है, इस तरह से कोई किसी के साथ भी अलग तरीके से ट्रीटमेंट नहीं किया जाएगा, सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, यानी जब भी जॉब होती है, तो सबको जो अपॉर्चुनिटी है, सबको जो मौका है वो इक्वल मिलेगा, है ना। और एक्सेस टू द पब्लिक प्लेसेस, हब पब्लिक के प्लेसेस में सब लोग एक्सेस कर पाएंगे, यानी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई गरीब नहीं जा सकता, अमीर जा सकते, सिर्फ ऐसा नहीं होता। कोई भी पब्लिक प्लेस को एक्सेस कर सकते हो। यूज़ ऑफ पब्लिक सर्विसेज, जैसे कि बस सर्विस है, हॉस्पिटल सर्विस है, इसमें कोई भी उस सर्विस का जो एडवांटेज, अपॉर्चुनिटी, वो उसको ले पाएगा, ओके, अवेलेबल हो पाएगी उनके लिए, ठीक है। ये इक्वल है, सबके लिए इक्वल है। प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश। जो भी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस थी, जो पहले भारत में जो छूत की जो एक प्रैक्टिस हुआ करती थी कि जो शूद्र लोगों को छूते नहीं थे लोग, तो ये प्रैक्टिस अब एबोलिश कर दिया गया। और ये प्रैक्टिस जो करता है अनटचेबिलिटी, इट डिक्लेयर्ड एज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी इसको आप कानून के खिलाफ माना जाएगा। यानी अगर आप ऐसा प्रैक्टिस करते हो अनटचेबिलिटी, तो आपको उसके हिसाब से सज़ा भी मिलेगी। द टाइटल्स इंडिकेटिंग प्रिविलेज स्टेटस एंड डिस्क्रिमिनेशन हैव बीन एबोलिश। ऐसे जो भी टाइटल्स थे जिससे ये डिफ्रेंशिएट होता था कि ये हायर स्टेटस वाला है, ये ऊंचे लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, ऐसा कोई जो भी टाइटल्स थे, तो उस और ऐसे कोई टाइटल जिससे ये पता चलता है कि ये गरीब है या ये बहुत ही नीची कास्ट का, ये सारे ऐसे टाइटल्स को क्या कर दिया गया, एबोलिश कर दिया गया। एबोलिश कर दिया यानी उस पर रोक लगा दिया, उसको त्याग कर दिया गया। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बीन गिवन पावर्स। स्टेट और गवर्नमेंट को पावर दिया गया है टू मेक स्पेशल प्रोविजन, जिससे उनको स्पेशल एक अधिकार मिले हैं वीकर सेक्शंस के लिए, खास करके वुमन के लिए और चिल्ड्रन के लिए। दैट इंक्लूड्स, जैसे कि इसमें बताया गया है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट उनकी सीट्स को रिजर्व रखा जाएगा, और जो भी इंस्टीट्यूशन से हायर एजुकेशन वाली कॉलेजेस, उसमें भी इनकी सीट्स है वो रिजर्व रखी जाएगी। ओके, चलिए डिफाइन करना है डाइवर्जन प्लेट। तो एट फ्यू प्लेसेस द टेक्टोनिक प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग अपार्ट। ऐसे टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती है, एक दूसरे के दूर जाती है,
या तो और गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, तो दिस आर नोन एज डाइवर्जेंट प्लेट्स। और जहाँ जहाँ डाइवर्जेंट प्लेट्स इस तरह से बनती है वहाँ फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। उस रिलीफ में क्या होता है, फॉल्ट्स होते हैं। पेनिनसुला किसको बोला जाता है, देखो इन पेनिनसुला इज दैट लैंड मास, ऐसा लैंड मास है, ज़मीन का हिस्सा है विच इज़ सराउंडेड बाई सी, जिसके आजू बाजू क्या है, सी है, और लार्ज वाटर मास ऑन इट्स थ्री साइड, या तो तीनों तरफ क्या होता है, वाटर मास होता है। एग्जाम्पल्स देखो जैसे साउथ इंडियन पेनिनसुला है, सौराष्ट्र का पेनिनसुला है, और जो मालायान का पेनिनसुला है वो। कन्वर्जन प्लेट तो डाइवर्जन प्लेट का उल्टा, ओके। एट फ्यू प्लेसेस क्या होगा, टेक्टोनिक प्लेट्स आर कमिंग क्लोजर, इसमें क्या है, गोइंग अवे है, या तो ड्रिफ्टिंग अपार्ट है, इसमें कमिंग क्लोजर टू ईच अदर है, दिस आर नोन एज कन्वर्जन प्लेट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन कजेस फोल्ड्स, जैसे कि इसमें फॉल्ट्स होता है और इसमें फोल्ड्स होता है, ओके, रॉक्स में। हिमालय जो है इस तरीके से बना हुआ है कन्वर्जन प्लेट्स के कारण, फोल्ड्स के कारण। चलिए सेक्शन डी है गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन एंड एरिया ऑफ इंडिया, तो ये बड़े क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के हैं। लोकेशन हम बताएंगे सबसे पहले और फिर एरिया के बारे में डिस्कस करेंगे। लोकेशन की बात करते तो इंडिया इज अ पेनिनसुलर कंट्री, जो अभी भी हमने देखा, एंड सिचुएटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ साउथ एशिया, साउथ एशिया के सेंट्रल पार्ट में है। और अदर देन इट्स मेन लैंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स 2 आर्किपेलागोस। आर्किपेलागोस यानी आइलैंड, तो कौन से आइलैंड है, लक्षद्वीप का है और अंडमान निकोबार आइलैंड है। मेन लैंड है वो लाई कर रही है किसके बीच में, 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ओके। जैसे कि इंडिया में ऐसा जस्ट ऐसे रफली बना रहा हूँ अभी, तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट है ना, इंडिया का मैप आपने देखा होगा, और ऊपर का जो पार्ट है वो 37 डिग्री 6 मिनट है। और ये नॉर्थ में ही है, क्योंकि इधर भी नॉर्थ लगेगा, इधर भी नॉर्थ लगेगा, ओके। जो इक्वेटर होता है, ओके, ये इक्वेटर है, तो इंडिया समथिंग यहाँ पे है, तो ये और ये नॉर्थ ही लगता है। और इसी तरह अगर इस तरफ से देखा जाए, लॉन्गिट्यूड्स देखा जाए, तो ये कौन सा लॉन्गिट्यूड से 68 डिग्री 7 मिनट से लेके कितना है, 97 डिग्री 25, और यहाँ से देखो तो पूरा राइट साइड है, ओके। तो ये वाला मैंने पार्ट बताया। तो इसी तरह देखा जाए तो पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, या तो बोला जाए तो पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, देखो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है ऑलमोस्ट इंडिया के मिडल में से पास होता है। इट इज सिचुएटेड 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से के पास है। लक्षद्वीप आइलैंड्स आर लोकेटेड इन अरेबियन सी। जो लक्षद्वीप आइलैंड की बात हुई थी वो अरेबियन सी में है, और जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो आपको पता है वो बे ऑफ बंगाल में है। पाकिस्तान और नेबरिंग कंट्री की बात किया जाए तो पाकिस्तान अफगानिस्तान कहाँ पे है, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में है। चाइना नेपाल भूटान नॉर्थ में रहेंगे, बांग्लादेश म्यांमार रहेगा ईस्ट साइड, और श्रीलंका रहेगा साउथ साइड, ठीक है। ये सारे हमारे कैसे नेबरिंग कंट्रीज है। चलिए, तो ये हो गया हमारा लोकेशन का। अब बात करते हैं हम एरिया। तो एरिया वाइज देखें तो इंडिया इज़ एन एरिया ऑफ 32.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर, जो 2.42% है पूरे वर्ल्ड का एरिया का। इंडिया का 7th रैंक है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ एरिया। जो 6 कंट्री उससे लार्जर है, जैसे कि रसिया, फिर कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये 6 कंट्री ऐसी है जो जिनका एरिया इंडिया से बड़ा है, ओके। जो लैटिट्यूडिनल है और लॉन्जिट्यूडिनल रेंजेस इंडिया का ऑलमोस्ट सेम है, ओके। यानी अगर ऐसे इंडिया अगर जैसे मैंने बनाया था अभी, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। कितना है, जैसे 29 डिग्री से लेके 30 डिग्री, बट रियलिटी में स्लाइट डिफरेंस है। नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस कितना है, देखो नॉर्थ साउथ का डिस्टेंस ये वाला वो है 3214 किलोमीटर है, और जो ईस्ट वेस्ट का जो डिफरेंस है वो है 2933 किलोमीटर, ओके। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट पासिस सेंट्रली, ये हमने अभी बताया, और डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 इक्वल पार्ट, जिसको इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में बांट देता है। ड्यू टू द लॉन्जिट्यूडिनल डिफरेंस देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 2 आवर, 2 आवर का डिफरेंस रहता है लोकल टाइम में। प्लेसेस लोकेटेड इन द एक्सट्रीम ईस्ट एंड वेस्ट, तो जो भी ईस्ट और वेस्ट है, जैसे कि ईस्ट वाले यहाँ पे लोकेशन है, और वेस्ट वाले जो है जैसे कि गुजरात और यहाँ अरुणाचल प्रदेश, इनके बीच में टाइम का कितना डिफरेंस है, 2 आवर्स का डिफरेंस पड़ जाता है, समझ रहे हो। चलिए, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्जिट्यूड्स, एंड इट पासिस थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, ओके। ये हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, ओके। यानी इसके हिसाब से हमारा टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ का जो लोकल टाइम है वो हमारा इंडिया का स्टैंडर्ड टाइम है, यानी हम ये वाला जो टाइम है यहाँ 82 डिग्री 30 मिनट पे जो भी टाइम है उसको फॉलो करेंगे, ओके। पूरी कंट्री फॉलो करेंगे। द नॉर्दर्न पार्ट इज स्लाइटली ब्रॉडर, आपको भी पता है नॉर्दर्न पार्ट है थोड़ा ब्रॉडर है। जैसे इंडिया आप मैप बनाओगे, ओके, इंडिया का जो मैप बनाओगे ये थोड़ा ब्रॉडर है, ठीक है।
और ये जो नीचे जो साउदर्न पार्ट है देखिए इंक्लूड, जिसमें देखो नॉर्दर्न पार्ट में एक तो हिमालय रेंज है पूरी, हिमालय से नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे नॉर्दर्न प्लेन्स भी है, और साउदर्न जो ट्राइंगुलर शेप एरिया है वो टेपरिंग है, साउथ से टेपरिंग होता जाता है, ओके, बिकम्स मोर टेपरिंग टूवर्ड साउथ। दिस रीजन इंक्लूड्स लार्ज पार्ट ऑफ पेनिनसुला, यहाँ ये पेनिनसुला है पूरा, और कोस्टल प्लेन्स भी, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है, यहाँ पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, ओके। चलिए आगे, फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सबसे पहला फैक्टर है इकोनॉमिक फैक्टर। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ क्या था, तो पहला कारण है देखिए इकोनॉमिक, यानी पैसा रिलेटेड। तो देखिए यूरोपियन नेशंस रिक्वायर्ड ह्यूज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल आफ्टर द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस एंड रिसोर्टेड टू कॉलोनाइजेशन। तो देखिए सबसे पहले हुआ क्या, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अब जैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें चाहिए था, इंडस्ट्री में कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था, और वो रॉ मटेरियल की ज़रूरत कैसे पड़ गई, एकदम ह्यूज क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में, ओके। तो इसीलिए उनका क्या हुआ, कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हुआ, ओके, वो सब कॉलोनी बनाने लगे। इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी, यानी जैसे 19th सेंचुरी खत्म होने आया था, जर्मनी स्टार्टेड कंपीटिंग विद द इंग्लैंड एंड फ्रांस टू प्रोक्योर मार्केट्स इन एशिया एंड अफ्रीका। अभी एशिया एंड अफ्रीका में पहले से इंग्लैंड और फ्रांस ने तो मार्केट जमा रखे थे, बट जर्मनी वहाँ पे आ गया कंपटीशन के लिए, ओके। कब कब 19th सेंचुरी के जो फोर्थ वाले क्वार्टर में, ओके। और इससे हुआ क्या, दिस सैटर द मोनोपोली जो थी ना, क्योंकि पहले एक ही थे, इंग्लैंड और फ्रांस ही थे, ये दोनों ही थे जिनकी मोनोपोली चल रही थी, यानी जो भी मार्केट पूरा दबदबा चल रहा था वो इंग्लैंड और फ्रांस का था। बट हुआ क्या, वहाँ बीच में जर्मनी आ गया, और उससे जर्मनी आने से क्या, वो लेड टू इंटेंस इकोनॉमिक कंपटीशन होनी चालू हो गई जर्मनी और इंग्लैंड के बीच में, खास करके देखा जाए तो, ओके। तो एक ये फैक्टर है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। दूसरा फैक्टर आता है मिलिट्रिज्म्स, यानी मिलिट्री बनाना स्टार्ट हुआ। देखिए क्यों हुआ वो देखते हैं। एज मिलिट्री फोर्स वो नेसेसरी फॉर कम्पीटिंग विद द अदर नेशंस, दूसरे नेशन से अगर आपको कम्पीट करना है, कॉम्पिटिशन करना है, तो मिलिट्री फोर्स तो चाहिए ही चाहिए। तो यूरोपियन नेशन से वेंट फॉर एक्सपांसन ऑफ देयर मिलिट्री पावर, इसीलिए सारे यूरोपियन नेशंस क्या करने लगे, अपने मिलिट्री पावर को बढ़ाने लगे। कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया गई। देखो कौन सी कंट्री में, जापान, इटाली एंड जर्मनी, यहाँ पे तो इन लोगों ने कंपलसरी ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग तो लेनी ही पड़ेगी, ऐसा बोल दिया। अंडर द प्रीटेक्स ऑफ सेल्फ डिफेंस, और सारे बहाने क्या थे, सेल्फ डिफेंस के, कि हम खुद को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स कर रहे हैं, हम वेपन्स बना रहे हैं। वेपन्स क्यों बना रहे हैं, सेल्फ डिफेंस। मिलिट्री कॉम्पिटिशन्स एडेड टू इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन, अब मिलिट्री कॉम्पिटिशन बढ़ना स्टार्ट हुआ, वहाँ पे इकोनॉमिक कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया, और क्रिएटेड सीरियस एटमोसफियर ऑफ वॉर, और वहाँ पे वॉर का बहुत ही सीरियस एटमोसफियर हो गया। थर्ड रीज़न है कि सीक्रेट ट्रीटीज एंड ग्रुपिज्म, सब लोग ने मिलजुल के सब ट्रीटीज साइन करने स्टार्ट कर दी कि मैं तेरे तरफ हूँ, वो उसके तरफ है, इस तरह से, और ग्रुपिज्म स्टार्ट करे, सब ग्रुप बनाने चालू कर दिए। देखो तो जेलसी, एक दूसरे की ईर्षा होना, एनमिटी, दुश्मनी, मिस्ट्रस्ट, किसी पे भरोसा होना, फियर, डर, और हार्ट्रेड यानी नफरत, इससे क्या हुआ, सीक्रेट ट्रीटी साइन की। यानी अगर कि कोई दुश्मन है, मेरा कोई दुश्मन है, और कोई दूसरे बंदा है उसका भी सेम ही दुश्मन है, तो हम दोनों ने क्या कर दिया, दोस्ती कर ली, इस तरह से हमने सीक्रेट ट्रीटी साइन कर ली। और इसी तरह यूरोप ने डिवाइड हो गया दो राइवल ग्रुप में, दो दुश्मनी वाले ग्रुप में बढ़ गया। कौन से देखिए, एक तो सेंट्रल पावर ग्रुप बन गया, पहला कौन सा पावर बना, सेंट्रल पावर ग्रुप बन गया। सेंट्रल पावर में कौन कौन आता है, तो जर्मनी आता है, ऑस्ट्रिया हंगरी आता है, इटाली आता है, तुर्की आता है, और बल्गेरिया, ठीक है। ये सेंट्रल पावर, ये ग्रुप हो गया। एक आता है एलाइड पावर ग्रुप, जिसमें कौन कौन आता है, एक तो इंग्लैंड आता है, फ्रांस, रसिया, जापान, ठीक है। तो इस तरह से ये दो राइवल ग्रुप में बढ़ गए, सेंट्रल पावर वाला ग्रुप और एलाइड पावर वाला ग्रुप, ठीक है। अब फियर्स नेशनलिज्म, एग्रेसिव नेशनलिज्म, इसमें क्या है कि देशभक्ति की भावना कुछ ज़्यादा ही हो जाना। जैसे देखिए कैसे ये बुरा असर करता है कि नेशनलिज्म हैड लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ बेल्जियम एंड ग्रीस एज वेल एज यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी। देखिए एक तो फ़ायदा हुआ नेशनलिज्म से, एक तो किसी के भी राष्ट्र भावना है तो उसी के कारण बेल्जियम, ग्रीस जैसे देश को इंडिपेंडेंस मिला। दूसरा एक फ़ायदा हुआ कि इटली और जर्मनी जैसे जो वो मिल गए, यूनिफिकेशन हो गया उनका। हाउएवर ये नेशनलिज्म से लेटर धीरे धीरे क्या बनने लगी, इतनी एग्रेसिव बनने लगी कि नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द यूरोपियन नेशंस वर कन्फ्लिक्टिंग विद ईच अदर। अब मतलब मेरा देश पहले फिर आपका देश, तो जो भी नेशनल इंटरेस्ट है यूरोपियन नेशंस का वो
दूसरे यूरोपियन कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट से कन्फ्लिक्ट करने लगे। ठीक है, यानी मैं जो सोचता हूँ वैसा सामने वाला देश नहीं सोच रहा, वैसा होने लगा यहाँ पे। तो हुआ क्या, द यूरोपियन नेशंस एनकरेज एक्सट्रीम नेशनलिज्म। सारे यूरोपियन नेशंस ने एक्सट्रीम नेशनलिज्म को प्रमोट किया। दैट इज़ लव फॉर अदर नेशन। चलो खुद को देश को प्यार करना वो तब तक तो ठीक था, बट दूसरी चीज़ क्या आ गई, हार्ट्रेट फॉर द अदर नेशंस। यानी खुद की कंट्री को तो प्यार करना है, बट हाँ दूसरे कंट्री को आपको क्या करनी है, नफरत करनी है। ऐसा नेशनलिज्म, इसको बोला गया एक्सट्रीम नेशनलिज्म। समझ रहे हो। जर्मन एम्पेरर काइजर विलियम टू वॉज एम्बिशियस। वो इतना एम्बिशियस था, यानी उसको इतनी इच्छाएं थी सब चीज़ें करने की, जैसे कि उसको क्या था, वांटेड वर्ल्ड लीडरशिप। उसको दुनिया जीतनी थी जर्मनी के लिए। उसके जो ग्रैंड मिलिट्री पावर था, बहुत ज़्यादा उसके पास जो मिलिट्री पावर था उसके दम पे। दिस फ्यूल्ड वॉर फ्रेंजी अमॉन्ग द पीपल। जिससे लोगों में एक पागलपन आने लग गया वॉर का, कि नहीं हम करेंगे, हम जीतेंगे, ऐसा। दूसरा है रोल ऑफ न्यूज़पेपर। जैसे रोल ऑफ न्यूज़पेपर आज के टाइम पे आप देखते हो इतना नेगेटिविटी फैलाता है, वैसे उस टाइम पे भी ये नेगेटिविटी फैला रहा था। जैसे कि न्यूज़पेपर स्पीटेड वैनम यानी जहर फूकना। तो जो जहर डाल रहा था अगेंस्ट राइवल नेशंस। यानी अगर मैं मेरे कंट्री का पढ़ रहा हूँ, इसका मतलब आप देख सकते हो कि हमारी कंट्री वाले पाकिस्तान की कंट्री का बुरा करते रहते हैं, और पाकिस्तान वाले न्यूज़ वाले क्या करते रहते हैं, इंडिया का बुरा करते रहते हैं। यानी ये इसको क्या करते हैं, एक तरह का वैनम ही तो है, ये जहर ही तो उगल रहे हैं दोनों नेशन से एक दूसरे के खिलाफ। और उसमें कौन आग लगा रहा है, न्यूज़पेपर वाले। ओके, न्यूज़पेपर या तो मीडिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो न्यूज़पेपर क्या करते हैं, स्पीटेड वैनम अगेंस्ट द राइवल नेशन। दूसरे कंट्री के सामने जहर उगलना स्टार्ट कर दिया। अराउज म्यूचुअल हेट्रेड, जिसे एक दूसरे के खिलाफ सबको नफरत होनी स्टार्ट हुई। बाय द एग्जैगरेटेड एंड फेक स्टेटमेंट्स। देखिए बढ़ा चढ़ा के जो स्टेटमेंट्स लिखते थे, जैसा हुआ नहीं था बट ऐसा बढ़ा चढ़ा के लिख देते थे और फेक स्टेटमेंट्स देना स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, उसके कारण भी हुआ। फिलोसॉफी अबाउट वॉर, और वॉर की एक फिलोसॉफी अलग से स्टार्ट हो गई। जैसे कि राइट आउट्स हुए, फिलोसॉफर्स आए, जैसे कि कौन से फिलोसॉफर है, नीट्शे जैसा फिलोसॉफर है। ग्लोरीफाई किया वॉर को, देखिए बहुत ही अच्छा बताया। कैसे अच्छा बताया, उनके मैक्सिम यूज़ किया, जैसे कि ओनली माइटी डिजर्व्स टू लिव। यानी जो बहुत ही हिम्मत वाला है, जो सबसे शक्तिशाली है, माइटी जो सबसे शक्तिशाली है, वही उसे ही जीने का अधिकार है। दूसरा ऐसा स्टेटमेंट दिया कि वॉर अलोन इज़ द नेशनल नीड। अभी जो नेशनल नीड क्या है, यानी देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत किसकी है, तो वॉर। और दूसरा एक और भी था, डिस्क्राइबिंग वॉर एज अ सैक्रेड वर्क। वॉर कैसा है, एक पवित्र काम है। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट आने स्टार्ट हुए। और एक लास्ट कर्ज है, और इमीडिएट कर्ज, यानी स्टार्ट कैसे हो गई वो, कि असासिनेशन हुआ किसका, असासिनेशन यानी कत्ल। किसका कत्ल हुआ, क्राउन प्रिंस यानी प्रिंस का कत्ल हुआ। और कौन से किसका प्रिंस था, वो ऑस्ट्रिया का था। और उसके वाइफ का भी वहाँ पे असासिनेशन है। किसने किया असासिनेशन, बाय अ मेंबर ऑफ द सर्बियन नेशनलिस्ट। या तो एक टेररिस्ट बोल सकते हैं, सर्बिया के नेशनल वाले थे, कोई टेररिस्ट बोल सकते हो आप। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था ब्लैक हैंड। और ब्लैक हैंड लेड बाय इश्यू ऑफ, और जिससे क्या हुआ, लेड बाय अल्टीमेटम बाय ऑस्ट्रेलिया टू सर्बिया। अब उससे हुआ क्या, ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया को एक टाइम लिमिट बताई, अल्टीमेटम दे दिया। क्या टाइम लिमिट दी, कि आप जो भी टेररिस्ट ग्रुप है उनको हमारे सामने रखो, या उनका नाम सामने लाओ और उनको सजा दो, तो हम उसको टाइम लिमिट देते हैं कि इतने टाइम में कर देना। तो वही सामने वाले ने इतना सीरियस लिया नहीं, एंड इवेंचुअली डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ऑन सर्बिया। और ऐसा किया नहीं, तब उन्होंने सर्बिया के सामने वॉर डिक्लेयर कर दी। कौन सी तारीख को, 28 जुलाई 1914 को। ठीक है, और ये हमारा इमीडिएट कॉज था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए फिर अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।